नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 24 आरएस चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे एग्जाम्स में लगभग 30 दिन का ही समय बचा है। तो जो आर्थिक समीक्षा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसको हम पढ़ रहे हैं और पूरा हम उसको यहाँ कवर कर रहे हैं। 5 टॉपिक हमारे पूरे हो गए और आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक सेवा क्षेत्र को हम कवर करेंगे। इससे पहले आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, जो बहुत अच्छी है, केवल जो सेलेक्टेड है उन्हीं के द्वारा बनाई हुई है और आपका पूरा सिलेबस भी इससे हो जाएगा। और जो क्वेश्चंस का लेवल हमारे एग्जाम में पूछा जाता है उसी लेवल पर ये टेस्ट सीरीज बनाई हुई है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को हम विस्तार से पढ़ेंगे। आपको पता भी होगा, जब हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारी स्टेट जीडीपी है, जो हमारी स्टेट जीडीपी है उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान देता है उस क्षेत्र, वो है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का योगदान हमारी जीडीपी के अंदर सबसे ज्यादा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेवा क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी सेवाओं को शामिल किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है व्यापार, होटल और जलपान गृह। इसके बाद में परिवहन, भंडारण और संचार की सेवाएं। इसके बाद में बीमा और बैंकिंग से संबंधित वित्तीय सेवाएं। इसके बाद में रियल एस्टेट से संबंधित जो सेवाएं हैं वो इसके अंदर शामिल की जाती हैं। फिर लोक प्रशासन और अन्य सेवाएं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन कौन सी मदों को सेवा क्षेत्र के अंदर शामिल किया जाता है। तो ये हमें याद होना चाहिए कि सेवा क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती है। तो आप इसे एक बार नोट कर लें अच्छे से। ठीक है, चले आगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि योगदान कितना कितना है हमारी स्टेट जीडीपी के अंदर, सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है। तो अगर स्थिर मूल्यों पर योगदान की बात करें तो 3.21 लाख करोड़ रुपए। कितना है? 3.21 लाख करोड़ रुपए। और अगर चालू मूल्यों या प्रचलित मूल्यों पर अगर हम बात करते हैं तो वो योगदान है 5.73 लाख करोड़ रुपए। तो ये अमाउंट भी हमें याद होना चाहिए। इसके बाद में हम देखेंगे कि सेवा क्षेत्र के अंदर किस किस उप क्षेत्र का कितना कितना योगदान है। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र का कुल योगदान है 5.73 लाख करोड़ रुपए। अब इसमें हमें रैंक ध्यान होनी चाहिए कि सेवा क्षेत्र के अंदर कौन सी सेवा है जिसका योगदान सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा है हमारे व्यापार, होटल और जलपान गृह का। व्यापार, होटल और जलपान गृह लगभग 27.70% के आसपास सेवा क्षेत्र में योगदान करते हैं और फर्स्ट रैंक इनकी है। आपको पता है कि हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर जो टूरिज्म सेक्टर है वो बहुत अच्छा है, मजबूत है। तो उसमें जो सर्विसेज दी जाती है वही सबसे ज़्यादा सेवाओं के अंदर योगदान देता है। इसके बाद में जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसकी जो सर्विसेज है वो सेकंड नंबर पे है। और थर्ड नंबर पे आती है अन्य सेवाएं, जिसमें बहुत सारी सेवाएं शामिल हैं। तो ये रैंक भी हमें पता होनी चाहिए कि किस किस रैंक के हिसाब से सेवाओं में योगदान दिया जाता है। ठीक है, तो आप इस मैप को आर्थिक समीक्षा के अंदर भी देख सकते हैं, वहां भी आपको ये मिल जाएगा। तो हमें रैंक ध्यान रखनी है अच्छी तरह से। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है कि कौन कौन सी सेवा को रैंकवार आप अरेंज कीजिए या किस सेवा का सबसे ज्यादा योगदान है। तो ये हमें आराम से याद होना चाहिए। इसके बाद में हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सेवा क्षेत्र में हमें मेनली क्या क्या पढ़ना है। सेवा क्षेत्र में हमें पढ़ना है, एक तो ये पर्यटन पढ़ेंगे हम, एक पढ़ेंगे हम बैंकिंग, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे इनसे संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी है। ये चीजें हम इस आर्थिक समीक्षा के अंदर सेवा क्षेत्र वाले टॉपिक के अंदर दी हुई है। सेवा क्षेत्र का जो टॉपिक है आर्थिक समीक्षा में, उसमें एक तो पर्यटन दिया हुआ है, एक बैंकिंग है, और इनसे संबंधित जो योजनाएं हैं वो सारी हम कवर करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यटन की। अब देखिए, राजस्थान जो है ना, पूरे देश के अंदर पर्यटन के मामले में बहुत मजबूत स्थिति में है। वो इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ विविधता बहुत ज्यादा है। अगर किसी को किले देखने का शौक है तो राजस्थान में आ जाओ। अगर किसी को डेजर्ट के अंदर ये अलग अलग गतिविधियां करनी है, जो एडवांटेज होते हैं या एडवेंचर्स होते हैं, वो सारे यहाँ पर मिलेंगे। अगर झीलें देखनी है तो वो भी यहाँ पे मिलेगी। अगर आपको प्राकृतिक जो क्षेत्र हैं जैसे नेशनल पार्क हैं, सेंचुरीज हैं, वो भी हमारे पर्याप्त मात्रा में है। इसके अलावा ऐतिहासिक स्थल तो बहुत ज़्यादा हमारे प्रदेश के अंदर है। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। फिर आप कल्चर की बात कर लो, मेलों की बात कर लो, नृत्य की बात कर लो, लोक गायन की बात कर लो, तो ये सारी चीज़ें हमारे प्रदेश के अंदर अवेलेबल है। इसलिए राजस्थान की विविधता इतनी ज़्यादा समृद्ध है, इतनी ज़्यादा मजबूत है कि वो पर्यटकों को आकर्षित कर लेती है। चाहे वो पर्यटक कहीं का ही हो, चाहे कोई दक्षिण भारत से आना चाहे, चाहे कोई उत्तर पूर्व भारत से आना चाहे, या कोई विदेश से भी आना चाहे, तो हर तरह के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राजस्थान के अंदर पर्याप्त मात्रा में विविधता है। इसलिए राजस्थान का पर्यटन सेक्टर इतना मजबूत है। अब ये आर्थिक समीक्षा के अंदर लिखा हुआ है कि शाही रेलगाड़ियां, किले, महल, हवेलियां, मेले, त्योहार, हस्तकलाएं, हेरिटेज होटल्स,
साहसिक पर्यटन एडवेंचर टूरिज्म, ग्रामीण और इको टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन, मंदिर, स्थापत्य कला, शास्त्रीय संगीत और लोक नृत्य। इतनी सारी विविधताएं हमारे प्रदेश के अंदर पाई जाती हैं जो पर्यटकों को राजस्थान में आने के लिए प्रेरित करती है या आकर्षित करती है। तो ये सारी विविधताएं हैं। अब अगर हमें पर्यटन के ऊपर निबंध लिखना हो हिंदी के पेपर के अंदर, या पर्यटन से संबंधित कोई प्रश्न मेंस में भी आता है ना, तो आप इतनी सारी चीजें यूज कर सकते हो। देखिए ये मैटर पूरा का पूरा मैटर है, इसे हम ऐसे कैसे अपने आंसर के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम डेटा की बात करें तो नवंबर 2022 तक आर्थिक समीक्षा ये कहती है कि नवंबर 2022 तक राजस्थान में आने वाले कुल पर्यटकों की संख्या थी 986 लाख। कितनी संख्या थी? 986 लाख। इनमें से 983 लाख तो हमारे देश से आए हुए पर्यटक थे, जो हमारे देश के अलग अलग राज्यों से राजस्थान के अंदर आए थे। इसके अलावा विदेशों से भी लगभग 3 लाख पर्यटक राजस्थान के अंदर आए। देखिए बहुत बड़ा नंबर है कि 3 लाख पर्यटक केवल राजस्थान के अंदर आए हैं विदेशों से, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा 983 लाख स्वदेशी पर्यटक भी हमारे प्रदेश के अंदर नवंबर 2022 तक आ चुके हैं। इसके बाद में कुछ डेटा है। देखिए 986 लाख पर्यटक आ चुके हैं वर्ष 2022 में। इसमें से 983 लाख तो हमारे देश के ही हैं और 3.08 लाख विदेशी हैं। ठीक है, राजस्थान पर्यटन नीति कब जारी की गई थी? 2020 में। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। कुछ ये फैक्ट्स हैं जो आर्थिक समीक्षा के अंदर हैं। इसके अलावा राजस्थान में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए और उनकी मदद करने के लिए 3 स्थलों पर पर्यटक पुलिस स्टेशन भी खोले गए हैं जो डेडिकेटेड हैं पर्यटकों की सुरक्षा के लिए। और कहाँ कहाँ है? जयपुर में, उदयपुर में और जोधपुर में, जहाँ सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। इसके बाद में 16 अप्रैल 2021 को राजस्थान में एक योजना भी शुरू की गई जिसका नाम है राजस्थान होम स्टे योजना या पेइंग गेस्ट हाउस। कि नॉर्मल जो घर हैं, जैसे सामान्य हमारे घर होते हैं, उन घरों के अंदर भी हम 1 या 2 कमरे इस तरह से डेवलप करें कि वहाँ सारी सुविधाएं हो, ताकि वहाँ पर्यटक आ जाए और वो हमारे कल्चर को महसूस करे, खुद उसे बिल्कुल पास से देखे। इस उद्देश्य से ये राजस्थान होम स्टे योजना शुरू की गई है। फिर इसके बाद में राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप, ये मोबाइल ऐप भी सरकार के द्वारा जारी किया गया है ताकि पर्यटकों को सारी सुविधाएं मिल सके। उन्हें पता हो कि उन्हें करेंसी कहाँ एक्सचेंज करवानी है। अगर वो उदयपुर जा रहे हैं तो उन्हें पता हो कि यहाँ पर कौन कौन सी जगह है जो घूमा जा सकती है, वहाँ पर सुविधाएं कैसे मिलेगी, अगर उनको परेशानी हो रही है तो शिकायत कहाँ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस मोबाइल ऐप के ऊपर उपलब्ध हैं। इसके बाद में 2021 के अंदर मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना भी शुरू की गई, जो पर्यटन क्षेत्र के अंदर जो इंडस्ट्रीज है, जो होटल इंडस्ट्रीज है या और इससे संबंधित उद्योग है, उन उद्योगों को मजबूत करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना शुरू की गई। तो ये पर्यटन से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जो हमारी आर्थिक समीक्षा में दिए हुए हैं। इसके बाद में देखिए राजस्थान सरकार ने एक प्रयास और किया कि हमारे पास हर तरह की विविधता है। उस विविधता के अंदर अगर हम फिल्मों को भी प्रमोट करें कि भाई आप जो फिल्म बनाने वाले व्यक्ति हैं वो राजस्थान के अंदर आओ, हम आपको लोकेशन भी देंगे, आपको कुछ वित्तीय सहायता भी देंगे। तो इस तरह के जो सारी सुविधाएं हैं वो एक नीति के रूप में सरकार ने जारी की है और उस नीति का नाम है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। कि फिल्म जो शूटिंग होती है उसके वजह से जो पर्यटन होता है, इसको प्रोत्साहित करने के लिए जो नीति है वो सरकार ने बनाई थी 2022 में और इसकी डेट है 18 अप्रैल 2022। इस नीति का उद्देश्य क्या था कि राजस्थान को पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करने के लिए और राजस्थानी फिल्मों की शूटिंगों को प्रोत्साहन देने के लिए। एक तो हमारे खुद प्रदेश की फिल्में ज़्यादा से ज़्यादा शूट हो राजस्थान में, और जो बाहर के लोग हैं वो भी हमारे प्रदेश में आकर फिल्मों की शूटिंग करें। इस उद्देश्य से 18 अप्रैल 2022 को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जारी की गई। और इसमें सबसे बड़ा प्रावधान क्या रखा गया कि सरकार आपको 2 करोड़ रुपए या 15% आपकी जो फिल्म की कुल लागत है उसका 15% तक अनुदान सरकार की ओर से आपको दिया जाएगा। क्योंकि सरकार को पता है, देखिए एक फिल्म बनती है तो उसकी यूनिट आती है पूरी, उसमें कैमरामैन भी होंगे, उसमें एक वैनिटी वैन भी आएगी, उसके साथ 15-20 और लोग होंगे, फिर एक्टर एक्ट्रेस आएंगे, तो पूरा एक काफिला ही होता है। लगभग 100, 150, 200 लोग आते हैं एक फिल्म की यूनिट के साथ में। तो इतने लोग जब एक साथ राजस्थान के अंदर आएंगे और फिर जो फिल्म शूट होगी और वो सिनेमा में दिखाई जाएगी और जब पता चलेगा कि ये सीन्स राजस्थान के हैं, तो आप देखिए कितना प्रचार प्रसार होता है राजस्थान के पर्यटन का। तो इसके लिए, इसे बढ़ाने के लिए ही राजस्थान सरकार ने नीति जारी की है और इसकी डेट हमें याद रखनी 18 अप्रैल 2022। प्रावधान इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 2 करोड़ रुपए तक वित्तीय सहायता मिलेगी या आपकी लागत का 15%, जो भी इनमें से कम होगा वो अनुदान आपको दिया जाएगा। चले आगे। इसके बाद में सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक और महत्वपूर्ण योजना लागू की जिसका नाम है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022।
अब देखिए क्या होता है, जैसे जो विदेशी पर्यटक आता है या भारत के दूसरे भागों से हमारे जो यहाँ पर्यटक आते हैं, वो क्या करते हैं, जनरली होटलों में रुकते हैं। वहां पर क्या होता है, शाम के समय जैसे कालबेलिया नृत्य का एक प्रोग्राम हुआ, ठीक है, फिर वहाँ होटल के अंदर ही कुछ महिलाएं हैं जो चूल्हे के ऊपर रोटी बना रही हैं, तो इस तरह के वो इवेंट देखते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार एक कदम आगे और बढ़ती है और राजस्थान सरकार ये कहती है कि जो पर्यटक राजस्थान के कल्चर को महसूस करना चाहते हैं, उन पर्यटकों को हम गाँव में ही लेके जाएंगे, उन पर्यटकों को गाँव में लेके जाएंगे। जैसे गाँव में जो नॉर्मल घर है, गाँव है, ढियानियाँ हैं, वहाँ पर ही उनको हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वहीं पर वो रात को रुके, वहाँ वो महसूस करें, खुद देखें कि भाई देखो चूल्हे के ऊपर रोटियाँ कैसे बन रही है, और वो खुद बनाएं वहाँ पर बैठ के। तो उनको जो चीज़ें हम अभी तक दिखा रहे हैं, वो चीज़ें उनको फील कराने के लिए, उनको अनुभव करवाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ही हम उनको ले जाएं। इसके लिए एक अलग से योजना चलाई जिसका नाम है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022। और इसका मकसद क्या है, अनुभवात्मक पर्यटन को प्रोत्साहित करना। यानी एक तो आप एक महिला को देख रहे हो चूल्हे के ऊपर रोटी बनाते हुए, और एक आप खुद उस आटे के साथ में चूल्हे के ऊपर रोटियां बना रहे हो, तो ये है अनुभवात्मक पर्यटन। और ये संभव कैसे है कि हम पर्यटकों को गाँव में ले जाएं कि आप इस गाँव में रुको आज पूरी रात और यहाँ देखो गाँव का कल्चर, खुद महसूस करो आप। तो ये है अनुभवात्मक पर्यटन। और इस अनुभवात्मक पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए, अब जब पर्यटक गाँवों के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर उनकी सुविधाओं के लिए बहुत सारे लोगों को रोजगार के अवसर मिल जाएंगे। तो इसी उद्देश्य से सरकार ने 30 नवंबर 2022 को राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना लागू की है। समझ में आ गया इसका उद्देश्य क्या है, कि अनुभवात्मक, कि उस पर्यटक को हम अनुभव करवाएं, उसको फील करवाएं हमारे कल्चर को। इस उद्देश्य से राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना लागू की है। अब इसमें सरकार क्या कर रही है, जो पर्यटन इकाइयां हैं, यानी गांवों के अंदर जो पर्यटन के लिए सुविधाएं डेवलप करना चाहता है, उसे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, वो भी इस नीति के अंदर लिखा हुआ है। इसमें क्या प्रावधान है कि ग्रामीण पर्यटन इकाइयां, यानी जो व्यक्ति गांवों के अंदर जाके टूरिस्ट के लिए जगह बनाना चाह रहे हैं, होटल्स बनाना चाह रहे हैं, उन्हें 25 लाख रुपए तक का लोन 8% ब्याज सब्सिडी पर मिलेगा। यानी वो लोन किसी भी रेट पर ले, 8% तो लोन उसका ब्याज जो है वो सरकार चुकाएगी। इसके अलावा 9% ब्याज की सब्सिडी भी मिलेगी। पहले 8% थी और अब ये सब्सिडी बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 9%। ठीक है, तो 25 लाख रुपए तक का लोन ले रहे हैं तो उसे 9% की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने क्या कहा कि अगर आपका निवेश न्यूनतम 1 करोड़ रुपए है, अगर आपका निवेश न्यूनतम 1 करोड़ रुपए है, तो आपको 10 सालों तक जो स्टेट जीएसटी का भाग है उसका 100% पुनर्भरण मिलेगा। यानी जो आप स्टेट जीएसटी के रूप में कर चुकाओगे वो आपको वापस मिल जाएगा 10 सालों तक। अगर आप गांव में जाकर कोई 1 करोड़ रुपए, न्यूनतम 1 करोड़ रुपए की होटल बनाते हो या इस तरह का कोई भी पर्यटन के लिए आवास स्थल बनाते हो, तो ये इस योजना के अंदर प्रावधान किया गया है। इसके बाद में आर्थिक समीक्षा में क्या है, बहुत सारे पर्यटन अवार्डों का वर्णन है, तो वो भी हमें एक बार देख लेना चाहिए कि राजस्थान को लास्ट ईयर पर्यटन के क्षेत्र में कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। ये पूरा का पूरा आर्थिक समीक्षा में दिया हुआ है। अब देखिए कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। तो 2022 को इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट, जो कहाँ आयोजित हुई थी, बेंगलुरु में, यहाँ पर कल्चरल डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड राजस्थान को मिला है। इसके बाद में आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 नई दिल्ली में कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ 2 किलों को हेरिटेज डेस्टिनेशन इन इंडिया, ये अवार्ड मिला है। इसके बाद में इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट, जो कहाँ आयोजित हुई थी, चेन्नई में, वहां पर राजस्थान को कौन सा अवार्ड मिला है, बेस्ट डेकोरेटेड स्टैंड नेशनल अवार्ड। ठीक है, तो ये 3 अवार्ड हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड हैं जो आर्थिक समीक्षा के अंदर दिए हुए हैं। इसके बाद में TTF एंड OTM मुंबई के अंदर राजस्थान को बेस्ट डिजाइन एंड डेकोरेशन का अवार्ड मिला है। फिर राजस्थान पर्यटन को कॉन्डे नास्ट रीडर्स ट्रैवल अवार्ड 2022 और 15 नवंबर को फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया, ये अवार्ड मिला है। इसके बाद में फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स, ये अवार्ड भी राजस्थान को मिला हुआ है। और इसके अलावा रीडर्स चॉइस ट्रैवल प्लस लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड में बेस्ट स्टेट का दर्जा या बेस्ट स्टेट का अवार्ड भी राजस्थान को मिला है। तो ये मुख्य अवार्ड है जो हमें याद रखने हैं, क्योंकि आर्थिक समीक्षा के अंदर विस्तार से दिए हुए हैं। इसके अलावा राजस्थान को एक और अवार्ड मिला है, उसका नाम है डेस्टिनेशन मार्केटिंग कैंपेन अवार्ड। और फिर बेस्ट डिजाइन एंड डेकोरेशन का अवार्ड भी राजस्थान को मिला है। तो इस तरह से लगभग 7 या 8 अवार्ड हैं जो राजस्थान को मिले हैं पर्यटन के क्षेत्र के अंदर, और आर्थिक समीक्षा में इन्हें विस्तार से ये इसी तरह से बताया हुआ है। तो हमें मोटा मोटा ये याद भी होना चाहिए। हो सकता है एक प्रश्न आर्थिक समीक्षा के अंदर ये अवार्ड से संबंधित पेपर में भी हमारे पूछा जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। इसके बाद में पर्यटन और पुरातत्व संग्रहालय विभाग के बारे में बताया हुआ है आर्थिक समीक्षा में। ये देखिए क्या काम करता है। आप सभी को पता है कि राजस्थान में बहुत सारे किले हैं, महल हैं,
बावड़ियां हैं, जो प्राचीन समय के इतिहास के हमारे स्थल हैं, उन स्थलों का संरक्षण करने के लिए, उनकी सार संभाल करने के लिए जो विभाग कार्य करता है उसका नाम है पुरातत्व और संग्रहालय विभाग। समझ में आ गया इसका काम कि जो हमारे किले हैं, महल है, झील हैं, दुर्ग हैं, इनका उनको संरक्षण रखता है, और उनका अगर कोई उनमें रिपेयरिंग का काम करना हो तो वो भी पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के द्वारा ही कराया जाता है। अब देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है कि कला और वास्तुकला के विभिन्न रूपों को खोजना, पहले तो उनकी खोज करना, उन्हें सुरक्षित रखना, उनका संरक्षण करना, उनकी प्रदर्शनी आयोजित करना, ये सारे के सारे काम कौन करता है? पुरातत्व और संग्रहालय विभाग। अब हम वो जगह देखेंगे जहां पर संग्रहालय विभाग वर्तमान में काम कर रहा है। वो जगह इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डायरेक्ट पूछी जा सकती है। अब देखिए इन्होंने कहां कहां पर काम किया है। फतेहगढ़ किले के अंदर, तो ये कहां पर स्थित है? अजमेर में। तो ये डायरेक्ट प्रश्न हिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और हमारे करंट अफेयर में भी है कि फतेहगढ़ किला अजमेर में है। इसके बाद में पन्ना लाल शाह का तालाब जो खेतड़ी झुंझुनू में है, पटवों की हवेली जैसलमेर में, शिव मंदिर बावड़ी ये कहाँ है? जोधपुर में, और प्राचीन प्रासाद कुम्हेर भरतपुर में। इनके संबंधित जो संवर्धन के कार्य हैं, इनके रिपेयरिंग के कार्य हैं, ये तो पूरे हो चुके हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि पूरे हो चुके हैं या चल रहे हैं, हमारे लिए तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि फतेहगढ़ का किला कहाँ स्थित है? अजमेर के अंदर। ये हमारे लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये हिस्ट्री में आती है, फिर ये क्या है? आर्थिक समीक्षा के अंदर भी आई है। तो ये लोकेशन आप जरूर याद रख लें कि कहाँ कहाँ पर किन किन स्थलों का कार्य चल रहा है। इसके बाद में देखिए फलोदी फोर्ट जोधपुर में, तालाब शाही बावड़ी धौलपुर में, डीग का किला भरतपुर, शाहबाद किला बारा, शेरगढ़ का किला बारा, महल व मंदिर पुरानी छावनी धौलपुर, बाला किला अलवर, सिवाना का दुर्ग बाड़मेर, खेतड़ी का किला झुंझुनू और सरवाड़ का किला अजमेर। इनमें भी ये विभाग अभी रिपेयरिंग का काम कर रहा है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कहाँ काम पूरा हुआ, कहाँ चल रहा है। हमें लोकेशन ध्यान रखनी है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्थल स्थित हैं जो चर्चा में आए हैं। ठीक है, तो ये सभी आप याद कर लें अच्छी तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। इसके अलावा बजट घोषणा 2022-23 में मीरा स्मारक और राव दूधागढ़ मेड़ता नागौर एवं राजकीय संग्रहालय भरतपुर में भी ये कार्य या संरक्षण और विकास के कार्य चल रहे हैं। ठीक है, तो ये लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ पर काम चल रहा है, कहाँ पर काम पूरा हो गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लोकेशन, कि ये फतेहगढ़ का किला कहाँ स्थित है, पन्ना लाल शाह की जो बावड़ी है वो कहाँ स्थित है, पटवों की हवेली कहाँ है, शिव मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये लोकेशन आप एक बार जरूर याद कर लें क्योंकि आर्थिक समीक्षा के अंदर दी हुई है, तो इनसे प्रश्न बनने के चांसेस अच्छे खासे हैं। ठीक है, चलें आगे। इसके बाद में देवस्थान विभाग। देखिए देवस्थान विभाग क्या काम करता है? जो प्रमुख मंदिर हैं, जो सरकार के अंडर जो मंदिर आते हैं, उन मंदिरों का संरक्षण करता है, रख रखाव करता है, और उन मंदिरों पर पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये देवस्थान विभाग काम करता है। और वर्तमान में इस देवस्थान विभाग की दो प्रमुख योजनाएं हैं जो चल रही है। सबसे पहले तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना क्या है? इस योजना में जो वरिष्ठ नागरिक हैं, 60 साल से ज्यादा की आयु के जो नागरिक हैं, उन नागरिकों को पूरे देश के अंदर जो भी प्रमुख धार्मिक स्थल है, उन धार्मिक स्थलों का दौरा करवाया जाएगा। ये इस योजना का उद्देश्य है। आ गया समझ में? तो इस योजना के तहत राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों को देश भर के, आप ये ध्यान रखें, केवल राजस्थान के मंदिर या राजस्थान के धार्मिक स्थल ही कवर नहीं है, इसके अलावा भी इसमें देश के भी हैं और कुछ इंटरनेशनल भी हैं। वो हम अभी देखेंगे कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसका दायरा। विभिन्न धार्मिक स्थलों जैसे कौन कौन से? रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर की रेल मार्ग द्वारा यात्रा करवाई जा रही है। इसके अलावा पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल में, ये नेपाल में अवस्थित है, इसकी भी हवाई मार्ग के माध्यम से मुफ्त यात्रा और दर्शन की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। तो आपको इस योजना के संबंध में दो तथ्य ध्यान रखने हैं कि पहला, यह जो यात्रा है, ये यात्रा ट्रेन से तो होगी, इसके अलावा इसमें प्लेन भी शामिल है, यानी हवाई मार्ग और रेल मार्ग दोनों के माध्यम से यात्रा इसमें की जा सकती है और ये करवाई जा रही है। दूसरा है, इसमें जो स्थल हैं वो स्थल कौन कौन से हैं? एक तो देश भर के स्थल हैं, इसके अलावा एक स्थल नेपाल का, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्थल भी इसके अंदर शामिल है। तो देश भर के प्रमुख धार्मिक स्थलों का और जो काठमांडू नेपाल में एक धार्मिक स्थल है, उनकी यात्रा करवाई जाएगी, ट्रेन और वायुयान के माध्यम से करवाई जाएगी। इस योजना का नाम है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, और ये योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है? देवस्थान विभाग के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा देवस्थान विभाग की एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना।
इस योजना में सरकार क्या कर रही है कि जो भी लाभार्थी व्यक्ति होगा उसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राजस्थान सरकार की ओर से दी जाएगी। और योजना का कार्यान्वयन कौन कर रहा है? देवस्थान विभाग। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो एक सेक्शन हमारा पूरा हो गया। जो पर्यटन क्षेत्र हम पढ़ रहे थे वो हमारा सेक्शन सेवा क्षेत्र में पूरा हो गया। अब हम इसके आगे के भाग को देखते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे बैंकिंग। बैंकिंग का राजस्थान में कैसा स्टेटस है, कितनी ब्रांचेस काम कर रही है, आप ब्रांच प्रति व्यक्ति कितनी है, कि कितने व्यक्तियों पर एक ब्रांच खुली हुई है, इस तरह की हम चीजें पढ़ेंगे। और जो बैंकिंग सेक्टर में नई नई चीजें आ रही हैं उनको भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम फैक्ट की बात कर लेते हैं कि राजस्थान में लगभग 10,000 व्यक्तियों पर एक बैंक है। कितने व्यक्तियों पर? लगभग 10,000 व्यक्तियों पर एक बैंक है। और अगर हम एरिया वाइज देखें तो लगभग 42 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर एक बैंक या एक ब्रांच अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद में आप एक और फैक्ट याद रखिए कि 100% डिजिटलाइजेशन के लिए किन जिलों का चयन किया गया है? तो वो है हमारे राजस्थान के अंदर 4 जिले, जैसलमेर, अजमेर, धौलपुर और सिरोही। जो पिछड़े जिले हैं, बैंकिंग क्षेत्र के हिसाब से जो पिछड़े जिले हैं, उन जिलों का चयन किया गया है ताकि वहां 100% डिजिटलाइजेशन किया जा सके। और राजस्थान में वर्तमान में 83,694 व्यावसायिक संवाददाता काम कर रहे हैं। ये क्या काम करते हैं, ये हम विस्तार से अभी आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? और यही एक फैक्ट नीचे लिखा हुआ है कि अजमेर, धौलपुर और जैसलमेर, सिरोही, इन 4 जिलों का चयन किया गया है 100% डिजिटलाइजेशन के लिए। ये आर्थिक समीक्षा के अंदर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो हमें याद रखने हैं। चलें आगे। अब हम देखते हैं व्यावसायिक संवाददाता या व्यवसायी संवाददाता। इन्हें हम कहते हैं बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट्स या बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट, व्यवसायिक संवाददाता। देखिए क्या होता है, जो हमारे प्रदेश के अंदर मान लीजिए कोई छोटा सा गांव है या छोटी सी ढाणियां हैं, कई सारी, उनका एक समूह है। तो इस छोटे से गांव में, छोटी सी ढाणी में क्या होगा कि कोई भी बैंक अपनी ब्रांच नहीं खोलेगा यहाँ पे, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग बहुत कम है, पैसा बहुत कम जमा होगा और बहुत कम बैंकिंग सेवाएं ली जाएगी। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने ये प्रावधान किया, ये आरबीआई ने, नाबार्ड ने, सबने मिलकर ये प्रावधान किया कि हमें हर व्यक्ति तक बैंकिंग की सुविधाएं पहुंचानी है। इसे वित्तीय समावेशन कहा जाता है। वित्तीय समावेशन का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति तक, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रह रहा हो, हर क्षेत्र तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाई जाए, यही कहलाता है वित्तीय समावेशन। तो वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के लिए कि भाई सभी व्यक्तियों तक वित्तीय समावेशन पहुंचे, ये कंसेप्ट लाया गया जिसे हम कहते हैं व्यवसाय संवाददाता। व्यवसाय संवाददाता में क्या होता है, देखिए इस तरह की एक छोटी सी दुकान होती है। ये छोटी सी दुकान है, अब ये इसी गांव में भी खोली जा सकती है आराम से, क्योंकि बड़ी ब्रांच तो नहीं खोली जाएगी। ब्रांच में इतने लोग काम करेंगे, उनका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, और ये लोग, इनकी संख्या भी कम है और इनका अमाउंट भी कम है बैंक में जमा कराने का। तो इसके लिए सरकार ने क्या करती है, एक ऐसी छोटी सी दुकान खोल देते हैं और उस छोटी सी दुकान के अंदर बैंकिंग की सुविधाएं भी हमें मिलने लग जाती है कि यहाँ पर पैसा जमा हो सकता है, कुछ मात्रा में पैसा निकाला जा सकता है, यहाँ पर खाता अगर किसी को खोलना है तो वो भी खोल सकता है आके फॉर्म भर के। तो इस तरह से छोटी सी एक दुकान होती है और इस दुकान को हम कहते हैं बैंक प्रतिनिधि या व्यवसाय संवाददाता। ये क्या है, बैंक प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं। जो बैंक हमें सुविधाएं देता है वो उसमें से कुछ सुविधाएं ये स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध करवाते हैं, ताकि लोग यहाँ पर आएँ, अपना पैसा जमा कराएं, निकालें, या कोई अगर इंश्योरेंस की स्कीम चाहिए तो वो यहाँ से ले सकते हैं, खाता खुलवाना है तो वो खुलवा सकते हैं, केवाईसी करवानी है तो वो भी करवा सकते हैं। तो इस तरह की स्थानीय स्तर पर, छोटे स्तर पर बैंक से संबंधित जो सामान्य सुविधाएं वो उपलब्ध करवाने के लिए जो कंसेप्ट लाया गया उसे कहा गया व्यवसाय संवाददाता। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये बैंक प्रतिनिधि होते हैं, ये ग्रामीण क्षेत्रों को बैंक में खाते खोलने में मदद करते हैं। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स को हर नए अकाउंट ओपनिंग के लिए बैंक से कमीशन मिलता है। अब इनकी इनकम कहाँ से होती है कि बैंक की ओर से इन्हें कमीशन दिया जाता है। और ये क्या काम करते हैं कि जो बैंकिंग की नॉर्मल सेवाएं हैं, जो छोटी मोटी सर्विसेज हैं, जैसे पैसे जमा करना, पैसे निकालना या खाता खोलना, इस तरह से ये जो सुविधाएं हैं ये इनके माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये वित्तीय समावेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक अंग है। ये ग्रामीण क्षेत्रों तक वित्तीय समावेशन पहुंचाने में बहुत प्रभावी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में जहां पर ब्रांच खोला जाना वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं है, उन क्षेत्रों के अंदर बैंकिंग की सुविधाएं पहुंचाने के लिए व्यावसायिक संवाददाता बहुत अच्छे प्रयास करते हैं। इसके बाद में डिजिटल भुगतान कैसे होता है। देखिए, आर्थिक समीक्षा ये कहती है कि डिजिटल भुगतान 5 तरह से किया जा सकता है। डिजिटल भुगतान 5 तरह से किया जा सकता है। डिजिटल भुगतान 5 तरह से कौन कौन से, आर्थिक समीक्षा में लिखा हुआ है कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले तो यूएसएसडी कोड के माध्यम से होगा।
अगर आपके पास वो जो कीपैड वाला फोन आता था पुराना, उसके माध्यम से भी डिजिटल भुगतान किया जा सकता है। आप ये ध्यान रखें कि एंड्रॉयड या आईओएस का फोन रखना ही जरूरी नहीं है। जो कीपैड का फोन आता था पहले छोटा सा, उसके माध्यम से भी डिजिटल भुगतान किया जा सकता है। और वो कैसे किया जाएगा? वो यूएसएसडी कोड के माध्यम से किया जाता है। इसमें है *99# अगर आप उसमें प्रेस करेंगे तो फिर उसमें ऑप्शन आने लग जाते हैं कि पैसा भेजने के लिए 1 दबाएं। तो आप जैसे 1 प्रेस करोगे पैसा उसमें अमाउंट पूछेगा। तो ये होता है यूएसएसडी कोड। इसके बाद में होता है आधार सक्षम भुगतान एटीएम्स। अब कैसे होगा? एक छोटी सी मशीन रहती है, जैसे आपने कई दुकानों के ऊपर देखा होगा कि वहां लिखा रहता है कि आधार से पैसे निकाले जाते हैं। तो वहां क्या होगा? एक छोटी सी मशीन होती है, उसमें आप जैसे अपना अंगूठा लगाओगे तो आपके खाते की राशि उसमें दिखेगी और आप जितना पैसा चाहते हो उस दुकान से निकाल सकते हो। तो इसे कहा जाता है माइक्रो एटीएम या छोटे एटीएम। उसके बाद में आपको पता है वॉलेट जैसे पेटीएम का एक वॉलेट आता है, उसके माध्यम से भी आप पैसे निकाल सकते हो। इसके अलावा जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है उसके माध्यम से भी हम डिजिटल भुगतान कर सकते हैं कि अपना कार्ड की डिटेल डालते हैं, ओटीपी आता है और हम भुगतान कर देते हैं। और सबसे जो यूजफुल है या सबसे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, वो है यूपीआई। जैसे फ़ोन पे के माध्यम से हम पेमेंट करते हैं या पेटीएम के माध्यम से हम पेमेंट करते हैं खाते से खाते में, तो वो है यूपीआई। तो इस तरह से 5 चीज़ें हैं जो डिजिटल भुगतान के अंदर काम में आती है, या हम ये कह सकते हैं कि 5 तरह से डिजिटल भुगतान किया जा सकता है। और ये 5 तरीके आपके सामने लिखे हुए हैं। इसके बाद में हम जो प्रमुख योजनाएं हैं वो हम देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं सेवा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए या सेवा क्षेत्र के अंदर प्रभावी कार्यान्वयन के लिए। तो एक महत्वपूर्ण योजना है भारत सरकार की जिसका नाम है स्टैंड अप इंडिया योजना। अब मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि योजना को अगर आप ढंग से पढ़ लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि वो राजस्थान सरकार की है, भारत सरकार की। अब इसमें नाम आ रहा है इंडिया, तो राजस्थान सरकार तो ऐसी कोई योजना बनाएगी नहीं जो पूरे भारत में लागू हो। तो ये योजना किसकी है? भारत सरकार की या केंद्र सरकार की। ठीक है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए स्टैंड अप, इसमें नाम में लिखा हुआ स्टैंड अप। तो ऐसे वर्ग जो व्यवसाय के अंदर बहुत पिछड़े हुए हैं, उन पिछड़े वर्गों को स्टैंड अप यानी मजबूती से खड़ा करने के लिए या मजबूती से उन सेक्शंस को मुख्य धारा में लाने के लिए या उनको उद्योग स्थापित करने में मदद करने के मकसद से भारत सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसका नाम है स्टैंड अप इंडिया योजना। ये योजना किन वर्गों के लिए है? देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी। अब आप जब देखोगे ना तो उद्यम के अंदर इन वर्गों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, उद्योगों के अंदर इनका प्रतिनिधित्व कम है। उसे बढ़ाने के लिए ही ये योजना लाई गई है। इसमें सरकार ने क्या कहा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रति ब्रांच को यानी हर ब्रांच को कम से कम एक अनुसूचित जाति जनजाति और कम से कम एक महिला व्यक्ति को उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख से लेकर 100 लाख रुपए के बीच में लोन प्रदान करना आवश्यक है। ये एक अच्छी योजना है। सरकार ने क्या कहा कि जो वाणिज्यिक बैंक हैं जैसे एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, तो प्राइवेट और सरकारी दोनों प्रकार के जो बैंक, उन्हें हम शेड्यूल बैंक या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। तो इन बैंकों की हर ब्रांच को क्या करना है कि एक तो एससी या एसटी का उद्यमी और एक महिला उद्यमी, इनका चयन करना है और इन्हें लोन देना है ताकि ये अपना खुद का उद्योग स्थापित कर सके। और इस योजना का नाम ही क्या है? स्टैंड अप इंडिया योजना। तो ये बैंकों की ब्रांचों के माध्यम से कार्यान्वित हो रही है, भारत सरकार की योजना है। अनुसूचित जाति जनजाति और महिला उद्यमियों को ज्यादा से ज्यादा उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना है। ठीक है। अब इसमें क्या है 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। ये हमने पढ़ ही लिया, 100 लाख का मतलब 1 करोड़ रुपए है। और लोन जिसे मिलेगा वो मिलेगा अनुसूचित जाति जनजाति या महिला उद्यमी को मिलेगा। और ये लोन 7 साल की अवधि में चुकाना पड़ेगा कि आराम से आप 7 साल तक की किस्तें बनाओ और 7 साल में लोन वापस चुकाओ। मकसद यही है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, अनुसूचित जाति जनजाति या महिला वर्ग अगर अपने उद्यम के लिए या वो कहें कि हम भाई अपना कोई उद्योग स्थापित करना चाहते हैं और हम लोन लेने जाएंगे, तो उनको नॉर्मली सामान्य रूप से उनको ये लोन आराम से नहीं मिल पाता बैंकों के माध्यम से। तो इसके लिए सरकार ने कहा कि नहीं, इन लोगों को भी संस्थागत लोन मिलना चाहिए। यानी संस्थागत लोन का मतलब है कि बैंकों के माध्यम से या एनबीएफसी होती है उनके माध्यम से लोन मिले। तो इनको भी ये लोन उपलब्ध करवाने के मकसद से सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना चलाई। आ गया समझ में? इसके बाद में है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये आप सबको पता ही होगा कि बहुत अच्छी योजना है। इस योजना में क्या किया जा रहा है कि जीरो बैलेंस पर, कि जीरो एवरेज बैलेंस के ऊपर खाते खोले जा रहे हैं लोगों के, ताकि वो वित्तीय समावेशित हो सके। उनको बैंकों की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जीरो बैलेंस के ऊपर खाते खोले जा रहे हैं। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना।
इस योजना का मकसद क्या है कि प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बैंकिंग खाता तो होना ही चाहिए। ये इस योजना का उद्देश्य है कि भाई एक से ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हर परिवार को एक बैंक खाता हम पहुंचाएंगे। और इसके अलावा ये जब बैंक खाता पहुंचेगा तो अपने आप ही वहां ऋण भी उनको मिल जाएगा, बीमा, पेंशन, ये सारी सुविधाएं तभी मिलेगी जब उस व्यक्ति का बैंक के अंदर खाता होगा। अब ये खाता खुलाया जाता है तो इसके साथ साथ डेबिट कार्ड दिया जाता है सरकार के द्वारा, जिससे 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी आता है। जब भी हम कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेते हैं ना, उसके साथ बीमा होता ही होता है। तो इसमें भी सरकार ने ये प्रावधान किया कि जैसे आप ये खाता खोलोगे आपको एक डेबिट कार्ड मिलेगा, और जैसे डेबिट कार्ड मिलेगा आपको 1 लाख रुपए का बीमा भी आपका इसमें हो जाएगा, दुर्घटना बीमा। इसके अलावा सरकार ने क्या कहा कि इन खातों के अंदर सरकार के द्वारा जो भी सब्सिडी या जो भी कैश भेजा जाएगा, जो भी लाभ दिए जाएंगे, नगद लाभ, वो सारे के सारे इन खातों के अंदर भेज दिए जाएंगे। तो सरकार के पास में एक रिकॉर्ड आ गया, एक डेटा आ गया, और उस डेटा का इस्तेमाल करते हुए सरकार जो भी लाभ ट्रांसफर करती है, जो भी सब्सिडी ट्रांसफर करती है, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करती है, वो इन खातों के अंदर सीधा भेज देती है। तो ये फायदा है इन खातों का। इसके बाद में देखिए 2 और महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और एक योजना है अटल पेंशन योजना। अब इसमें साफ साफ लिखा हुआ भी है कि ये बीमा योजना है, 18 से 70 वर्ष की आयु के उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनका अपना बैंक खाता है। तो जिनका बैंक में खाता है उन व्यक्तियों के लिए ये योजना लागू की गई है। और इस योजना के अंदर क्या प्रावधान है, यदि व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी विकलांगता हो जाती है तो सरकार की ओर से 2 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर आंशिक विकलांगता हो जाती है तो 1 लाख रुपए की राशि मिलती है। ठीक है, और केवल आपको 20 रुपए प्रीमियम देना है इसके लिए। देखिए केवल और केवल 20 रुपए प्रीमियम के अंदर, केवल और केवल 20 रुपए प्रीमियम आपको देना है और आपका बीमा हो जाएगा। और बीमा भी कितना होगा, मृत्यु पर 2 लाख और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए की सहायता मिलती है। इसके बाद में केंद्र सरकार की एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। अब इसके नाम में लिखा हुआ है कि पेंशन योजना है, कि ये पेंशन देने के लिए, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं ना, वो 60 साल तक काम कर लेते हैं आराम से, 55-60 तक। उसके बाद में क्या होता है, न तो उन्हें पेंशन की सुविधा मिलती है, न पीएफ की सुविधा मिलती है, न कोई ग्रेजुएटी मिलती है। तो इन सारी चीजों की वजह से उनकी सामाजिक सुरक्षा जो नेट है ना, वो कमजोर हो जाता है। तो सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो असंगठित क्षेत्र है या जो निजी क्षेत्र है, उन लोगों को भी हम एक सामाजिक सुरक्षा की योजना उपलब्ध करवाएं, और उसी के रूप में अटल पेंशन योजना लागू की गई है। इस योजना में क्या है कि असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति जो कोई योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं, उन व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई है। दूसरा इसमें क्या है कि 18 से लेकर 40 साल तक के व्यक्ति इसमें एलिजिबल है, कि 18 साल न्यूनतम आयु हो, 40 साल मैक्सिमम आयु हो। इस आयु के बीच का व्यक्ति यदि एक निश्चित अंश में या निश्चित मंथली बैंकों के अंदर वो जमा कराता है, तो 60 साल का होने के बाद में उसे 1000 से लेकर 5000 रुपए के बीच में पेंशन प्रदान की जाएगी। ठीक है, एक महत्वपूर्ण योजना है भारत सरकार की पेंशन प्रदान करने की। असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए है, न्यूनतम आयु 18, अधिकतम 40 होनी चाहिए, और जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 1000 से लेकर 5000 के बीच में। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण योजना है जो इसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब आपको पता ही है, नाम प्रधानमंत्री का आ रहा है, इसका मतलब है भारत सरकार की या केंद्र सरकार की योजना है। इसमें प्रीमियम की राशि है 330 रुपए, 330 रुपए सालाना प्रीमियम देना होगा, और इसमें क्या होगा, 2 लाख रुपए तक की आपका बीमा मिल जाएगा, 2 लाख रुपए तक आपको बीमा मिल जाएगा। इस योजना का लाभ कौन ले सकता है, कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 50 वर्ष तक है और एक बैंक में खाता है, वो व्यक्ति सालाना 330 रुपए देकर और जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ ले सकता है। इस बीमा योजना में अगर मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए तक की सहायता सरकार के द्वारा उसके आश्रितों को दी जाती है। प्रीमियम कितना जमा होगा, 330 रुपए सालाना। ठीक है, आ गया। तीनों महत्वपूर्ण योजनाएं समझ में आ गई। तीनों योजनाएं क्या है कि बैंकिंग से संबंधित योजनाएं हैं, कि अगर आपका बैंक में खाता है तो आप इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये योजना क्या है, 2015 के अंदर ये लागू की गई, और इस योजना का उद्देश्य क्या है कि लघु व्यवसाय जो एमएसएमई हैं, हमारे गांवों के अंदर जो स्थापित होते हैं, सूक्ष्म उद्योग है, मध्यम उद्योग है, लघु उद्योग, इनमें से लघु उद्योगों को 10 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाने के लिए, और वो भी कौन सा, संपार्श्विक मुक्त, यानी आपको कोई चीज गिरवी नहीं रखनी, किसी चीज की गारंटी नहीं देनी है, बिना गारंटी के सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा, और उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
इस योजना का उद्देश्य यही है कि जो एमएसएमई सेक्टर है और स्पेशली जो लघु व्यवसाय है उन व्यवसायों को लगातार बढ़ाया जा सके, उनके लिए जो वित्त की एक समस्या है उस समस्या का समाधान किया जा सके और बिना गारंटी उनको लोन उपलब्ध करवाया जा सके। और ये लोन किससे मिलेगा? एक तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक से, जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बड़े बैंक हैं हमारे वो, इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एनबीएफसी, एमएफआई, इनके माध्यम से लोन दिया जाएगा। और जो लोन दिया जाएगा ना वो 3 तरह का लोन दिया जाएगा। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि 3 तरह कौन कौन से। एक तो शिशु लोन जो 50,000 रुपए तक मिलेगा, फिर किशोर लोन वो है 5 लाख रुपए तक, फिर तरुण लोन वो है 10 लाख रुपए तक। तो इसमें लोन की 3 कैटेगरियां बनाई हुई है इस योजना के अंदर, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। ठीक है, एक 50,000 रुपए तक, फिर किशोर लोन 5 लाख रुपए तक और तरुण लोन 10 लाख रुपए तक दिया जाता है। तो 3 प्रकार की कैटेगरियां हैं किस योजना में? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मकसद क्या है? एमएसएमईज को बिना गारंटी के लोन उपलब्ध करवाना ताकि जो उनकी वित्तीय आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति की जा सके। लोन दिया जाता है 10 लाख रुपए तक। लोन की 3 कैटेगरियां हैं, शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब हम इस सेवा क्षेत्र का जो अंतिम भाग है हमारा, जो भाग 3 है वो पढ़ेंगे। मेनली जो इसका इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने सारी कवर कर ली है। हमने इसका पर्यटन क्षेत्र कवर कर लिया है, बैंकिंग क्षेत्र जो था इस सेवा क्षेत्र का वो हमने कवर कर लिया है। बाकी जो सेक्टर जो बचे हुए हैं अब हम आगे वाले भाग के अंदर कवर करेंगे। आप सब लोगों की आ रहा है समझ में? उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा और आपके लिए जरूर यूजफुल रहेगा ये, और आने वाले समय में जब एग्जाम के अंदर भी आप लोग इसका भरपूर फायदा उठा पाएंगे। इस सेक्टर के हम वो मुख्य योजनाएं पढ़ेंगे जो राजस्थान सरकार के द्वारा जारी की गई है। तो राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे। चलिए करें शुरुआत। देखिए राजस्थान सरकार की सेवा क्षेत्र के लिए कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं। तो एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। अब नाम मुख्यमंत्री का आ रहा है, इसका मतलब राजस्थान सरकार की योजना है। और ये योजना क्या काम करती है? लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने का ये काम करती है। लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना लागू की गई है। ठीक है, इस योजना में केवल एक ही प्रावधान है कि 10 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा और उसमें 8% तक की ब्याज सब्सिडी राजस्थान सरकार के माध्यम से दी जाएगी। और किन्हें दी जाएगी? लघु उद्योगों को, यानी एमएसएमई सेक्टर को। तो एमएसएमई सेक्टर को रियायती दरों पर लोन उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इसमें लोन मिलता है 10 करोड़ रुपए तक और ब्याज सब्सिडी है लगभग 8%। इसके बाद में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। अब देखिए ये योजना राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में सरकार ने क्या कहा कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो हमारे आसपास घरों के आसपास रेहड़ी पटरी लगाते हैं, या ऐसे व्यापारी जो बहुत छोटे स्तर पर काम करते हैं, जिनका लेन देन भी बहुत छोटे स्तर का होता है या बहुत कम अमाउंट का होता है, उन व्यक्तियों को क्रेडिट की यानी उधार की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ये राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंदर 50,000 रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जाता है और वो लोन कैसा होगा? ब्याज मुक्त, उस पर कोई ब्याज नहीं देना। तो ऐसे व्यक्ति जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, शहरों में काम कर रहे हैं या फुटपाथ किनारे अपना कोई ठेला या छोटा सा उद्यम वो कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को 50,000 रुपए तक का लोन सरकार के द्वारा बिना ब्याज के उपलब्ध करवाया जाएगा। और इस योजना का नाम क्या है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, इसके बाद में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना। अब इस योजना को तो आपने सुना भी होगा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कि सरकार क्या करती है कि सबसे पहले कोई भी योजना लागू करती है। अब सरकार ये कहती है कि हम इस योजना के अंदर आपको पैसा देंगे, तो पैसा पहले तो क्या होता था? फिजिकल रूप में दिया जाता था, लेकिन अब सरकार क्या करती है? लाभार्थी के खाते में सीधा ही पैसा ट्रांसफर कर देती है और उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। इस योजना में वित्त लाभों को सीधे ही लाभार्थी के बैंक खातों में भेजा जाता है। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार ने निर्देश दिया है और उसी निर्देश के अनुसार डीबीटी सलाहकार बोर्ड का गठन किया हुआ है। राजस्थान के अंदर डीबीटी सलाहकार बोर्ड का गठन किया हुआ है। इस बोर्ड की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? मुख्य सचिव के द्वारा। तो मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राजस्थान में डीबीटी सलाहकार बोर्ड का गठन किया हुआ है। आ गया समझ में? तो डीबीटी सलाहकार बोर्ड अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्य सचिव। और गठन कब किया था? 5 अक्टूबर 2021 को। यह बोर्ड क्या काम करता है? डीबीटी योजनाओं की पहचान करता है कि किन किन योजनाओं में हम डीबीटी लागू कर सकते हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसके अंदर हम पैसा सीधा लाभार्थी खाते में भेजें। उन योजनाओं की पहचान करना और उनको एकीकृत करना, ये सारा काम करता है डीबीटी सलाहकार बोर्ड। और डीबीटी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्य सचिव। ठीक है,
वर्तमान में डीबीटी के ऊपर राजस्थान सरकार की क्या क्या स्थिति है, कितनी योजनाएं हैं जिनमें डीबीटी के थ्रू पैसा जा रहा है, तो वो है दोस्तों लगभग, आप देखिए डीबीटी मिशन द्वारा विकसित एक वेब पोर्टल है। ये जो पोर्टल है डीबीटी का, ये वेब पोर्टल है और इसमें वर्तमान में स्थिति क्या है कि इसमें 79 राज्य और 59 जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो डीबीटी पोर्टल पर इस समय रजिस्टर्ड है। तो लगभग आप जब देखोगे दोनों का अनुपात तो लगभग 79 और लगभग 59 ये योजनाएं हैं राजस्थान सरकार की और भारत सरकार की जिनमें डीबीटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी इन योजनाओं में लाभार्थियों को सीधा पैसा उनके खाते के अंदर भेजा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, इस क्षेत्र के अंदर क्या क्या काम हो रहा है, ये भी हमारे सेवा क्षेत्र का एक इंपॉर्टेंट कंटेंट है। तो राजस्थान में भी आपको पता है कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग कार्यरत है, जो आईटी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रयास हैं, जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो करने के लिए जिम्मेदार है। तो इस विभाग के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। हमारे राजस्थान में जन सूचना पोर्टल का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आर्थिक समीक्षा में विस्तार से दिया हुआ है जन सूचना पोर्टल। तो ये क्या है, ये एक वेबसाइट है। पोर्टल का मतलब ये वेबसाइट है और ये वेबसाइट क्या काम करती है, जनता को सूचना देने का काम करती है। तो जनता को सूचना देने के मकसद से जो पोर्टल विकसित किया गया है उसका नाम है जन सूचना पोर्टल। ठीक है, आ गया समझ में। इस पोर्टल के ऊपर क्या किया जा रहा है कि सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है। सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही उन सभी योजनाओं की यहाँ जानकारी उपलब्ध है। इसके अलावा उन योजनाओं से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं ना वो भी सारी की सारी इस पोर्टल के ऊपर उपलब्ध है। अब वो सूचनाएं क्यों डाली हुई है कि आपको पता है एक अधिनियम है हमारे देश में आरटीआई, सूचना का अधिकार अधिनियम। तो इस एक्ट के अंदर एक प्रावधान क्या किया गया है, इसकी धारा है 4(2) और सब सेक्शन 2। तो इसकी धारा 4 ये कहती है कि सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं वो पब्लिक डोमेन में रखे, ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं वो पब्लिक डोमेन में रखे ताकि लोगों को बार बार आरटीआई की एप्लीकेशन नहीं लगानी पड़े। तो इसी धारा की अनुपालना में और इसी सेक्शन की अनुपालना में राजस्थान सरकार ने क्या किया, जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया। इसमें योजनाओं की जानकारी है और इनसे संबंधित सारी जानकारियां डाली हुई है ताकि लोगों को बार बार आरटीआई एप्लीकेशन नहीं लगानी पड़े और उन्हें घर बैठे ही ये सूचनाएं, उससे संबंधित सारी सूचनाएं मिल जाए। और अब आपको एक फैक्ट याद रखना है जो जनरली हमारे एग्जाम से पूछा जाता है कि यहाँ पर कितने विभाग और कितनी योजनाएं हैं। तो जन सूचना पोर्टल पर आर्थिक समीक्षा के हिसाब से 115 विभाग हैं जिनकी 331 योजनाएं इस विभाग के ऊपर या इस पोर्टल के ऊपर दिखती है। या इन 115 विभागों की 331 योजनाओं की सारी सूचनाएं जन सूचना पोर्टल के ऊपर उपलब्ध है। ये हमारी आर्थिक समीक्षा का डेटा है, तो ये आप जरूर याद रख लें। इसके बाद में देखिए आधार आप सभी को पता है कि भारत सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंदर 12 अंकों का एक यूनिक पहचान नंबर जारी किया जाता है। और राजस्थान में लगभग 7 करोड़, क्योंकि लगभग इतनी ही जनसंख्या है, तो 7 करोड़ आधार कार्ड राजस्थान में जारी किए जा चुके हैं। तो ये भी एक फैक्ट है जो आर्थिक समीक्षा में दिया हुआ है। इसके अलावा एक और पोर्टल है राजस्थान संपर्क पोर्टल। ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप अगर लोक सेवा, अगर कोई भी व्यक्ति है सरकारी ऑफिस के अंदर जाता है और वहाँ पर जो सेवा है उसे नहीं दी जा रही है या सेवा में भ्रष्टाचार उसे लग रहा है कि हो रहा है, तो उसकी शिकायत वो कर सकता है। तो लोक सेवकों के द्वारा जो सेवाएं दी जा रही है उनमें अगर कोई त्रुटि है तो उसके संबंध में शिकायत दर्ज की जा सकती है। और कहां दर्ज की जा सकती है, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर। इसके लिए नंबर भी जारी किया हुआ है। अगर आपने फोन से 181 डायल करेंगे तो राजस्थान संपर्क के ऊपर आपका फोन जाएगा और वहां पर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद में राजस्थान सरकार की एक और बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसका नाम है फाइबर टू होम। और ये फाइबर टू होम क्या काम करती है कि ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से, ऑप्टिकल फाइबर आपको पता है कि बहुत तेज से इंटरनेट देती है। ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होती है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे काम करती है। और वो सभी ग्राम पंचायतों के अंदर जो भारत नेट, एक भारत सरकार की योजना है भारत नेट। और इस योजना का मकसद क्या था कि देश की जितनी भी ग्राम पंचायतें, उन सब ग्राम पंचायतों को हम ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दें, वहां पर हम ऑप्टिकल फाइबर की केबल पहुंचा दें ताकि देश की सारी ग्राम पंचायतें जुड़ जाएं। अब राजस्थान सरकार ने क्या कहा कि ठीक है, भारत सरकार कह रही है हर पंचायत तक हम ऑप्टिकल फाइबर केबल लेके आएंगे। तो भारत सरकार ने बीएसएनएल के साथ मिलकर समझौता कर लिया कि जो ये ऑप्टिकल फाइबर पंचायतों तक आ रहा है ना, इसको आसपास और पहुंचा दो आप। आसपास जो बिल्डिंग है, जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज है
या कोई सरकारी अस्पताल है तो वहां पर भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी करने के लिए इस पंचायत से इसके आसपास के भवनों में भी ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी करने के लिए राजस्थान सरकार की योजना है फाइबर टू होम। ठीक है, ये देखिए इसमें लिखा हुआ भी है, राजस्थान की ग्राम पंचायतों में मौजूद भारत नेट नेटवर्क का उपयोग करते हुए इस कनेक्शन को ग्रामीण राजकीय कार्यालयों में भी पहुंचाने के लिए योजना चलाई जा रही है। इसका नाम है फाइबर टू होम। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट भी योजना है क्योंकि देखिए इसमें आ रहा है फाइबर टू होम, होम का मतलब घर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि ये उपभोक्ताओं के लिए, सामान्य उपभोक्ताओं के लिए योजना है। ये योजना है केवल और केवल ग्राम पंचायत से आसपास के सरकारी जो ऑफिसेज हैं वहां पर इंटरनेट पहुंचाने के लिए। इसके बाद में है राजवीसी। देखिए राजवीसी का मतलब है कि राजस्थान सरकार के द्वारा ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्षों की स्थापना की जा रही है। ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्षों की स्थापना की जा रही है। तो सभी संभाग के मुख्यालयों पर इस तरह के कक्ष बनाए गए हैं जहां से बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है। इसके बाद में राजनेट और राजस्वान कि राजस्थान के अंदर नेट उपलब्ध करवाने के लिए, या राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, इस राजस्वान का पूरा नाम तो आप ध्यान रखें। ठीक है, राजस्वान, राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो इस नेटवर्क का मकसद ही क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या ग्राम पंचायत के एरिया हैं उनके आसपास या उनमें नेट उपलब्ध करवाने के लिए और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए योजना शुरू की गई है। उसके बाद में वीडियो वॉल और आईपी फोन। देखिए इस तरह की आपने वीडियो वॉल देखी होगी, ये लगी रहती है, जनरली ये लगी रहती है कलेक्ट्रेट के अंदर। तो कलेक्ट्रेट में तो आपने जरूर देखा होगा। तो सरकार की एक योजना थी वीडियो वॉल और आईपी फोन। तो वीडियो वॉल का मतलब है इस तरह की दीवार जिस पर वीडियो चलते हैं। तो इसका जो मकसद है वो यही है कि जो लोग इन सरकारी भवनों में आते हैं, चाहे आप एसडीएम ऑफिस में जाएं या कलेक्टर में, तो वहां पर आपको वीडियो वॉल मिलेगी और उस वीडियो वॉल में क्या होगा कि सरकार की योजनाएं होंगी। उन योजनाओं की जानकारी देने के लिए, सरकार की योजनाओं की, सरकार के समारोह की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस तरह की वीडियो वॉल स्थापित की हुई है पूरे राजस्थान के अंदर। ठीक है, इसके अलावा सरकार के द्वारा वाईफाई हॉटस्पॉट की भी स्थापना की जा रही है, इसका नाम है वाईफाई सुविधा। इसके अलावा ई मित्र सेवाएं भी राजस्थान सरकार के द्वारा दी जा रही है। आप सबको पता है कि हमारे आसपास ई मित्र होते हैं और ई मित्र क्या काम करते हैं कि राजस्थान सरकार की तरफ से जो सेवाएं दी जाती है वो बहुत सारी सेवाएं इनके माध्यम से दी जाती हैं। और वर्तमान में राजस्थान में लगभग 80,000 ई मित्र कियोस्क हैं और लगभग 600 से ज्यादा सेवाएं, कितनी सेवाएं दे रहे हैं, 600 प्लस सेवाएं ई मित्रों के माध्यम से दी जा रही है। ठीक है, फिर है ई मित्र प्लस मशीन। ये मशीन होती है, इस पर क्या होता है कि हम खुद भी जाकर सारा काम कर सकते हैं। इसके अंदर एक कंप्यूटर लगा हुआ है और इस कंप्यूटर पर जाकर हम जैसे जैसे सेवाएं लेना चाहें वैसे वैसे हम सेवाओं का चुनाव कर सकते हैं। तो राजस्थान में लगभग 15,000 के आसपास ये मानव रहित सेवा है। इस पर आपको किसी आदमी की जरूरत नहीं है, आप खुद जाके भी सेवाएं ले सकते हैं। बड़ी सी मशीन होती है, इसे ई मित्र प्लस कहा जाता है। इसके अलावा है राज ई साइन। देखिए राज ई साइन इस तरह सर्टिफिकेट के ऊपर आपने भी देखा होगा कि साइन होके आते हैं। तो राज ई साइन क्या कि जो हमारे डॉक्यूमेंट जारी किए जाते हैं जो पहले फिजिकल फॉर्मेट में थे, राज ई साइन के माध्यम से वो ही डॉक्यूमेंट अब डिजिटल रूप में जारी किए जा रहे हैं। ठीक है, राजस्थान ई साइन या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवाओं का उपयोग करके हस्ताक्षरकर्ता को प्रमाणित करके इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों पर आसान, कुशल और सुरक्षित दस्तावेज करने के अनुमति देने के लिए एक अभिनव पहल है। यानी इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि जो जैसे हमारे जाति प्रमाण पत्र होते हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र होते हैं, उन प्रमाण पत्रों को पहले फिजिकल जारी किया जाता था, लेकिन अब उन्हें डिजिटल रूप से साइन करके, इस तरह का साइन उनके ऊपर आता है, उनको ऑनलाइन ही जारी किया जा रहा है और इस पहल का नाम है राजस्थान ई साइन। ठीक है, इसके बाद में देखिए ई संचार और आई फैक्ट। ई संचार और आई फैक्ट क्या पहल है? इस पहल के माध्यम से हमारे पास मैसेज आते हैं, जैसे सरकार की योजनाओं के मैसेज आते हैं ना आपके पास में, कई बार कॉल भी आती है और वो मैसेज आते हैं सरकार की योजनाओं के, वो जो मैसेज और वो कॉल आती है वो ई संचार और आई फैक्ट के माध्यम से हमारे पास आती है। तो ई संचार या आई फैक्ट क्या काम करते हैं? सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए या तो मैसेज या एसएमएस के माध्यम से वो सूचनाएं भेजते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बाकी का जो इसमें बहुत छोटा सेक्शन बचा है सेवा क्षेत्र का, उसे भी हम अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार आईटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है कि सूचना प्रौद्योगिकी विकास के लिए राजस्थान सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए, अगर सरकारी कर्मचारी कोई कोर्स करते हैं जिससे सरकारी कर्मचारी की आईटी कैपेसिटी बढ़ जाती है, अगर सरकार जो कोई सरकारी कर्मचारी है और वो ऐसा कोर्स करता है जैसे बीसी हो गया, एमसी हो गया, आरकेसीएल हो गया, या आईटी संबंधित कोई कोर्स कर रहा है और वो कहां से कर रहा है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से,
तो राजस्थान सरकार के द्वारा उनके शुल्क का पुनर्भरण कराया जाता है। तो सरकार ये चाहती है कि जो हमारे कर्मचारी है ना वो आईटी फ्रेंडली हो, यानी उनको सूचना प्रौद्योगिकी का ज्ञान हो, और इससे संबंधित अगर वो कोर्स कर रहे हैं इंदिरा गांधी मुफ्त विश्वविद्यालय से, तो उस विश्वविद्यालय में जो फीस लगेगी उसका पुनर्भरण राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में देखिए RKCL, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये क्या काम करता है, ये अलग अलग कोर्सेज चलाता है जो कंप्यूटर के अंदर लोगों को जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे इनका एक कोर्स चलता है, आप सभी को पता होगा, RSCIT। ये कोर्स क्या करता है, बेसिकली ये कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के लिए कोर्स चलते हैं, और ये कोर्स चलाया जाता है RKCL के द्वारा। तो जो RKCL है संस्थान है राजस्थान सरकार की, और ये कंप्यूटर के अलग अलग कोर्सेज चलाती है ताकि राजस्थान के युवाओं में कंप्यूटर को लेकर एक सहजता आए और उनको कंप्यूटर का नॉलेज मिले। ठीक है, इसके अलावा ये दो महत्वपूर्ण पहल है, ये आर्थिक समीक्षा में नहीं थी लेकिन न्यूज में लगातार आ रही थी, तो इसको भी हम अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। देखिए आरकैट ये कहां पर है, जयपुर और जोधपुर में तो ये काम कर रहे हैं, इसके अलावा भी ये बनाए जा रहे हैं। तो देखिए आरकैट क्या है, राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र। ये ऐसे सेंटर हैं जो नवीन टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गई, या क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई। तो जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उन टेक्नोलॉजीज में राजस्थान के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, जोड़ने के लिए, सिखाने के लिए जो सेंटर बनाए जा रहे हैं, उन सेंटर को हम कहते हैं आरकैट सेंटर या राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र। ठीक है, इन केंद्रों में क्या होता है, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इन सभी से संबंधित कोर्सों का संचालन किया जाता है ताकि राजस्थान के अंदर युवाओं को नवीन टेक्नोलॉजी के अनुकूल प्रशिक्षण मिल सके। ऐसा उनको एक केंद्र उपलब्ध करवाना जहां पर वो इन टेक्नोलॉजीज के संबंध में आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सके। तो इन उन्नत टेक्नोलॉजीज के लिए रिसर्च करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए, और लोगों को जानकारी, या जो हमारे युवा हैं जो इन कोर्सेज के अंदर आना चाहते हैं उन्हें उपलब्ध करवाने के लिए आरकैट की स्थापना की जा रही है, और जयपुर और जोधपुर में तो वर्तमान में ये काम कर रहे हैं। इसके बाद में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान। देखिए फिनटेक का मतलब होता है जो फाइनेंस होता है ना, उससे संबंधित जो टेक्नोलॉजी है, तो फाइनेंस से संबंधित टेक्नोलॉजी। अब देखिए जो फाइनेंस टेक्नोलॉजी है ना, उसको लेकर हमारे भारत में ये स्थिति है कि इस क्षेत्र में रोजगार तो बहुत ज्यादा है लेकिन उस रोजगार के अनुकूल स्किल नहीं है। जो हमारे युवा आ रहे हैं उन्हें फिनटेक के बारे में बहुत कम नॉलेज है। जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड जो नॉलेज है, जो स्किल है, वो बहुत कम है, जबकि इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए डेडिकेटेड रूप से एक अलग से सेंटर बनाया जा रहा है, एक अलग से संस्थान बनाया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा। और ये संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है, जोधपुर के अंदर। ये जोधपुर के अंदर ये संस्थान बनाया जा रहा है, और ये संस्थान क्या काम करेगा, 4 स्कूलों के माध्यम से, जैसे स्कूल ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, स्कूल ऑफ फिनटेक एंटरप्रेन्योरशिप। तो इन 4 के माध्यम से ये संस्थान फिनटेक के अंदर मानव संसाधन का विकास करेगा, कि जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी है, जो वित्त क्षेत्र होता है, जैसे आप देखोगे ये शेयर मार्केट संबंधित जो सूचनाएं हैं या उससे संबंधित जो स्किल चाहिए, और इसके अलावा जैसे इन्वेस्टमेंट सेवाएं हैं, इन जो सेवाएं हैं, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है कि लोग बाग बहुत कम है, स्किल बहुत कम है, विद्यार्थी बहुत कम है, रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा हैं। तो इन सेक्टर के अंदर राजस्थान के युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए, राजस्थान के युवाओं को स्किल प्रदान करने के लिए, राजस्थान के युवाओं को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान की शुरुआत की जाएगी। और इसकी शुरुआत अभी जोधपुर के अंदर इसका भवन निर्माण होना शुरू हो चुका है। तो वहां पर मानव विकास के लिए संस्था काम करेगी, मानव संसाधन विकास, और किस क्षेत्र में, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बाद में देखिए भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर, ये इस तरह का सेंटर बनाया हुआ है, ये जयपुर के अंदर स्थापित है। और राजस्थान सरकार की जो वेबसाइटें हैं उनका जो पूरा सर्वर है, वो सर्वर इस जगह रखा जाता है। यानी राजस्थान सरकार का जितना भी डेटा है ना, सारा का सारा राजस्थान सरकार का जितना भी डाटा है, वो सारा का सारा डेटा स्टोर करने के लिए भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर बनाया गया है, और ये स्टेट डाटा सेंटर जयपुर के अंदर कार्यरत है। ठीक है, उसके बाद में डेटा एनालिटिक्स। तो डेटा एनालिटिक्स क्या काम आता है, देखिए ये होता क्या है कि बहुत सारा हमारे पास डेटा इकट्ठा हो गया, तो उस डेटा के अंदर फिर हम क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, और उसके बाद में हम योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू कर पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए जनाधार का डेटा सरकार के पास आ गया,
तो जन आधार में सरकार ये अंदाजा लगा सकती है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनकी कोई संतान नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जन आधार कार्ड के अंदर संतान का विवरण भी आता है। तो सरकार को कोई ऐसी योजना लागू करनी हो कि हम वृद्ध व्यक्तियों के लिए योजना लागू करेंगे, और वो भी ऐसे वृद्ध व्यक्तियों के लिए लागू करेंगे जिनकी कोई संतान नहीं है, तो सरकार के पास करोड़ों लोगों का जनाधार डेटा है। तो उस डेटा का सरकार विश्लेषण करेगी और सरकार ये अनुमान लगाती है कि भाई हमें कितने लोगों को इस तरह की योजना का लाभ देना है। तो वो कहलाता है डेटा एनालिटिक्स। तो डेटा एनालिटिक्स अलग अलग जगहों में काम आता है, जैसे राजस्व विभाग के अंदर भी ये काम आ जाता है और प्रमुख योजनाओं के अंदर भी ये काम आ जाता है। तो डेटा का विश्लेषण करना डेटा एनालिटिक्स कहलाता है। और राजस्थान सरकार जो प्रभावी राजस्व संकलन के लिए, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इस तरह का एनालिसिस करती है। इसके बाद में देखिए आई स्टार्ट राजस्थान। ये आई स्टार्ट राजस्थान क्या है? जो राजस्थान में स्टार्टअप्स हैं, उन स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिए आई स्टार्ट राजस्थान पहल शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य यही है कि राजस्थान में स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जा सके। स्टार्टअप क्या होता है? कोई नया बिजनेस, कोई नई तरह का बिजनेस जो होता है वो स्टार्टअप कहलाता है। और राज्य में इस नवोन्मेष को या नवाचार को बढ़ाने के लिए, रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए ये प्रमुख कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, ये क्या है आई स्टार्ट राजस्थान? ये 100% ऑनलाइन स्टार्टअप इनको मान्यता प्रदान करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति स्टार्टअप खोल रहा है तो इस आई स्टार्ट के माध्यम पे वो इसको रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और वहां से सरकार के द्वारा जितनी सुविधाएं मिलती है उन सुविधाओं का वो लाभ ले सकता है। इनका मकसद यही है इस आई स्टार्ट राजस्थान पहल का कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टार्टअप के सेक्टर में आए, स्टार्टअप को स्थापित करें और ज्यादा से ज्यादा रोजगार राजस्थान में फैले। तो यही उद्देश्य है इसका। इसके बाद में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर। देखिए ये सेंटर क्या होते हैं कि स्टार्टअप को जितनी भी सुविधाएं चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई स्टार्टअप खोल रहे हैं तो उनको सुविधाएं चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उसके अलावा उन्हें टेक्नोलॉजी चाहिए, जो जितनी भी सुविधाएं चाहिए वो ऐसे सेंटर के ऊपर जाकर व्यक्ति ले सकते हैं। ये इंक्यूबेशन सेंटर जयपुर के अंदर स्थापित है। यहाँ पर व्यक्ति जा सकते हैं और यहाँ बैठ के अपने स्टार्टअप को ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स वो वहाँ से ले सकते हैं, उन्हें वहाँ से सरकार के द्वारा रिसोर्स मिलते हैं। इसके अलावा आई स्टार्ट नेस्ट कहाँ बनाए हुए हैं? उदयपुर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर, चूरू, जोधपुर और पाली। यहाँ पर भी स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए जो ये केंद्र बनाए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा एक अजमेर में विकसित किया जा रहा है। एक और पहले राजकाज। देखिए राजकीय कर्मचारी जो काम करते हैं वो फाइलों में करते हैं, तो इन फाइलों को डिजिटल रूप से स्टोर करने के लिए और उस काम को डिजिटल रूप से संपादित करवाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार की जो पहल है वो है राजकाज। तो इस राजकाज के माध्यम से सरकारी कर्मचारी जो पहले काम अपना फाइलों में, फिजिकल फाइल में करते थे, वो कंप्यूटर के माध्यम से संपादित कर सकते हैं, तो वो है राजकाज। इसके बाद में राज किसान साथी। तो राज किसान साथी इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि किसानों की मदद करने के लिए राजस्थान सरकार का ये एक पोर्टल है जहां पर किसानों को उनकी खेती से संबंधित सारी जानकारियां मिल जाती। ठीक है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। इसके बाद में अभय कमांड स्थापित की गई है। अभय कमांड देखिए क्या काम करती है, आप ये देख ही रहे होंगे कि जैसे कोई शहर है, जैसे जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, कोटा है, बीकानेर है, कोई भी शहर है, तो उस शहर में क्या होता है, मुख्य स्थलों पर जो वहाँ पर क्राउडेड एरिया है, मेन एरिया है शहर का, वहाँ पर कैमरे लगाए जाते हैं। और वो कैमरे क्या होते हैं, सीधे के सीधे अभय कमांड से जुड़े हुए होते हैं। अब अभय कमांड देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसकी सैकड़ों कैमरे का डेटा है यहाँ पर, तो एक साथ सैकड़ों कैमरों का डेटा है। तो वहां पर क्या होते हैं, कई सारे व्यक्ति बैठे रहते हैं और वो आराम से उनमें देखते रहते हैं सारे दिन। और अगर उन्हें कुछ संदिग्ध लगता है, अगर उन्हें लगता है कि भाई ये व्यक्ति है, ये यहाँ से भागते हुए जा रहे हैं या चैन तोड़ के जा रहे हैं, ये उन व्यक्तियों की पहचान करने के लिए इन सेंटरों का उपयोग किया जाता है। तो अभय कमांड क्या करती है कि जो भी अपराध हो रहे हैं उन अपराधों को रोकने के लिए और उन अपराधों में अनुसंधान में मदद करने के लिए, मान लीजिए कोई अपराध हो भी गया तो इन कैमरों की मदद से भाई वो गाड़ी है उसके नंबर निकाले जाते हैं, कैसा हुलिया था अपराधी का वो निकाला जाता है। तो जो पुलिस जांच करती है उस जांच के लिए भी ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए, नागरिकों की सहायता करने के लिए कमांड और कंट्रोल सेंटर या अभय कमांड की स्थापना हमारे लगभग हर जिले के अंदर ये की जा रही है और वर्तमान में 26 जिलों के अंदर ये कार्यरत है। आ गया समझ में कि सार्वजनिक स्थलों पर कैमरे लगाओ, उनको लगातार मॉनिटर करो और कोई अपराध होता है तो जो जांच कर रही है पुलिस उनको ये डेटा दो ताकि वो जल्दी से जल्दी अपराधी तक पहुंच सके और अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। इसके बाद में आपको पता है राजस्थान जन आधार योजना, इसके बारे में विस्तार से लिखा हुआ है, मेंस में ये जरूर पूछा जा सकता है।
2019-20 में ये योजना लागू की गई। और इसका मकसद क्या था? देखिए, जन आधार कार्ड क्यों बनाए जा रहे हैं? इसका मकसद यही है कि राजस्थान सरकार के पास पूरे लोगों का डेटा आ जाए, उस डेटा के आधार पर राजस्थान सरकार योजनाओं का लाभ लोगों को दे पाए। तो इसलिए ये योजना लागू की गई है। और इसका उद्देश्य क्या था? एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान, ये इसका थीम है, ये उद्देश्य है इन जन आधार कार्ड की। और जन आधार कार्ड में आप देखोगे कि इस तरह से कार्ड जारी किया जाता है। और ये कार्ड जो जारी किया जाता है वो परिवार की महिला के नाम से जारी किया जाता है, यानी परिवार की जो मुखिया है वो महिला को माना जाता है। और ये जो कार्ड जारी किया जाता है ये 10 अंकों का नंबर इसके अंदर जारी किया जाता है। तो प्रत्येक कार्ड में 10 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है, वो परिवार का पहचान नंबर होता है, परिवार की मुखिया महिला को माना जाता है। और इस कार्ड के अंदर पूरे परिवार का वर्णन होता है, पूरे परिवार का इसमें वर्णन होता है। ठीक है, तो अब ये योजना कब लागू की गई थी? 2019-20 में। इसका कंसेप्ट क्या है? एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान। अब राजस्थान की जितनी भी योजनाएं हैं, आप देखोगे राजस्थान सरकार की चाहे कोई भी योजना हो, आपको राजस्थान सरकार के कोई भी सर्टिफिकेट बनाना हो, चाहे जाति का, मूल निवास का, तो आपको केवल एक कार्ड की जरूरत है और वो है जन आधार कार्ड। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप योजनाओं का लाभ ले सकते हो। और इसे इंप्लीमेंट करने के लिए एक अधिनियम भी बनाया गया जिसका नाम है राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020। ठीक है, जन आधार की उपयोगिता क्या है? उपयोगिता सबसे बड़ी तो यही है कि आप इसी एक नंबर के आधार पर, एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान के माध्यम से राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन सब का लाभ आप ले सकते हो। और राजस्थान सरकार के पास में हमारा सामाजिक आर्थिक डेटा उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, ये 10 अंकों का होता है, आपको पता ही है। इसके अलावा जो प्रत्येक सदस्य है उसको भी 11 अंकों का एक नंबर मिलता है। एक तो 10 अंक का नंबर मिलेगा, वो पूरे परिवार के लिए यूनिक नंबर है। इसके अलावा परिवार के हर सदस्य को 11 अंकों का एक नंबर और मिलता है। तो इस प्रकार से इसमें 2 नंबर अलॉट होते हैं, एक तो पूरे परिवार का और उसके बाद में 11 अंकों का प्रत्येक व्यक्ति। अब इससे क्या हो रहा है? देखिए, जन आधार से वित्तीय समावेशन हो रहा है और महिला सशक्तिकरण हो रहा है। तो महिला सशक्तिकरण कैसे हो रहा है कि जन आधार कार्ड जो बनाया जाएगा वो महिला के नाम से बनाया जाएगा। जन आधार कार्ड महिला को ही मुखिया मानता है कि आपके परिवार में जो वरिष्ठ महिला है उसे ही मुखिया माना जाएगा। तो इसलिए ये महिला सशक्तिकरण कर रहा है। दूसरा क्या है कि जन आधार के माध्यम से जो भी लाभ भेजे जाएंगे परिवार को, जैसे कोई पेंशन राशि आनी है या कोई सब्सिडी आनी है, तो वो सीधे के सीधे मुखिया के खाते में यानी महिला के खाते में भेजे जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है। इससे महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है और वित्तीय समावेशन भी हो रहा है, क्योंकि जो लाभ है वो मुखिया को मिलेंगे यानी महिला को मिलेंगे। और इसके लिए सभी महिला मुखियाओं के खाते भी खुल रहे हैं। आपको पता है जब जन आधार कार्ड बनता है ना, तो उस समय एक खाते की डिटेल देनी होती है। तो जन आधार कार्ड जो बन रहा है उसमें मुखिया महिला है, अब महिला खाता होना ही होना चाहिए। तो इसलिए वजह से क्या है, हर महिला मुखिया का खाता भी बैंक में खोला जा चुका है और उसमें राजस्थान सरकार की ओर से सहायताएं दी जा रही हैं। तो ये सशक्तिकरण भी करता है। अब ये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए एकल प्लेटफॉर्म है। मैंने आपको ये बता ही दिया कि राजस्थान सरकार की कोई भी योजना का आपको लाभ लेना हो, किसी भी सब्सिडी को आपको प्राप्त करना हो या कोई भी प्रमाण पत्र आपको प्राप्त करना हो, तो उसके लिए जन आधार कार्ड बहुत जरूरी है और उसी के माध्यम से ही आपको ये सारी सुविधाएं मिल पाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे ये सारी योजनाएं, यहाँ योजनाओं के नाम बता रखे हैं कि आपको मंथली गेहूं लेना हो, कोई सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेनी हो, कोई भी योजना लेनी हो, तो लगभग 100 से ज्यादा योजनाएं हैं। उनका लाभ लेने के लिए जन आधार कार्ड को मान्य किया हुआ है और जन आधार कार्ड के माध्यम से ये सुविधाएं दी जा रही है। ठीक है, अब देखिए, तो आपका लगभग सेवा क्षेत्र था पूरा हो चुका है। इसमें कोई भी टॉपिक हमारा नहीं बचा है, तो हमने इसको विस्तार से कवर किया है, अच्छी तरह से कवर किया है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में भी आएगा। और जो इसकी PDF है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करें और आप निश्चिंत होकर पढ़िए। इसके अलावा आपको सर्वे में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। अब उसमें सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप लगातार तैयारी करते रहें और आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।